डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सेट अर्थात समुच्चय के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने सेट से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए थे। बाकी जितना भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया हुआ था और इसमें से कुछ प्रश्न मैंने सॉल्व कराए हुए थे, बाकी आप लोगों ने खुद किए हुए हैं। तो उसमें से एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन अपना पुटअप किया हुआ है। काफ़ी खुशी होती है जब आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप करते हो और आगे मोटिवेशन भी मिलती है कि आप लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हो, इतना अच्छा आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो, तो उससे और भी अच्छा पढ़ाने के लिए मन करता है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके स्तर का, है ना, स्तर क्या होता है, आपको प्रत्येक टॉपिक बड़ा डीप होता है, लेकिन बात ये है कि हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो आपके लिए यूजफुल है। तो आपके स्तर का तो कम से कम कुछ ना ही छोड़ें, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक में सबसे पहले तो स्टूडेंट का वह सवाल जो आपने पुटअप किया हुआ था, इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट टॉपिक जो हमारा था सेट का, उस पर जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे उसके बाद एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ है क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले एक बार इसको सॉल्व कर लें, फिर हम लोग जो आगे बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है कमेंट बॉक्स में था, ये 17, ये एक समुच्चय जो रोस्टर विधि बताई थी समुच्चय की, वो रोस्टर मेथड के अंदर ये कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। पहला था 17 अर्थात 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। तो ये पूछा था, ये बताइए इसके बारे में बताइए, ये इसको किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, है ना। तो इसके बारे में लिखने से पहले सबसे पहले मैंने ये बोला हुआ था कि जब भी आप रोस्टर विधि से निर्माण विधि में जाएंगे, यानी कि रोस्टर मेथड से आप सेट बिल्डर मेथड में जाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, रोस्टर विधि में जो भी एलिमेंट दिए हुए हैं इन सभी एलिमेंट को एक बार ध्यान से देखिएगा। और ध्यान से देखने के बाद इन सभी के बीच में कोई ना कोई एक कॉमन रिलेशन जरूर निकलेगा। और वो जो कॉमन रिलेशन हो सभी में, या जो कॉमन क्वालिटी हो सभी में, उसी को हम डिफाइन कर देते हैं एक्स दैट एक्स लगाकर। तो वो हमारा सेट बिल्डर मेथड या फिर समुच्चय की निर्माण विधि बन जाती है। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है 17, और फिर लिखा हुआ है ये वाला 26, फिर लिखा है 35, फिर लिखा है 44, फिर लिखा है 53, फिर लिखा है 62, फिर लिखा है 71, और फिर लिखा हुआ है लास्ट में 80। तो अगर कुछ कुछ स्टूडेंट अगर अपना माइंड लगा रहे होंगे तो उन्होंने पकड़ भी लिया होगा कि इसमें कौन सी क्वालिटी कॉमन है। फिर भी अगर नहीं पकड़ पाया तो हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सी क्वालिटी है। पहली क्वालिटी देखो ये कॉमन हो गई है कि इसमें जो प्रत्येक डिजिट, प्रत्येक जो नंबर है वो 2 अंकों का है, पहली बात, है ना। जो भी आप डिजिट हैं वो कितने अंकों के हैं, वो 2 अंकों के हैं। यानी कि प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हैं आपके, 2 डिजिट हैं, है ना। यानी कि प्रत्येक नंबर आपका 2 अंक का है, पहली क्वालिटी हो गई है इसकी। अब दूसरी देखते हैं, क्योंकि केवल 2 अंक वाले से काम नहीं चलेगा। 2 अंक की तो संख्याएं इससे और भी ज्यादा होती हैं, इनमें कुछ ही लिखी हैं। अगर हम ये लिख दें एक्स सच दैट एक्स 2 अंक की संख्याओं का समुच्चय, तो 2 अंक की संख्याएं तो 10 से लेकर 99 तक होती हैं, यानी बहुत अधिक होती हैं। और ये जो समुच्चय है उन सबको अपने अंदर समाहित नहीं किए हुए, इसलिए हम ये तो नहीं लिख सकते हैं। तो हमने केवल इसकी ये पहली क्वालिटी निकाल ली। आगे बढ़ते हैं, इसकी कोई और क्वालिटी हम लोग एक बार चेक करते हैं। तो अगर हम लोग आगे चेक करें तो फिर आप ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 और 7 लिखा हुआ है ना, 17, 17। अगर हम इन दोनों अंकों को जोड़ दें, अगर हम इन दोनों अंकों को आपस में जोड़ दें, 1 + 7 कर दें, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 8। इसी प्रकार से अगर हम 2 + 6 कर दें तो आंसर कितना आएगा आपका, 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 3 + 5 कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 + 4 कर दें तो कितना आ जाएगा, फिर से हमारा 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। 6 और 2 कितना होगा, ये भी 8 हो जाएगा हमारा। 7 और 1 ये कितना होगा, ये भी 8 हो जाएगा। और 8 0 ये तो 8 होता ही होता है, 8 + 0 8 हो गया। तो अगली जो क्वालिटी कॉमन निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि ये जितनी भी संख्याएं हैं 2 अंक वाली, इन सभी संख्याओं के जो अंकों का योग है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, यानी पहला डिजिट
प्लस दूसरा डिजिट, इन दोनों अंकों का जो भी योग है वो सब कितना है, वो सब आपका 8 है। वो सब क्या है, 8 है। तो अंकों का योग बराबर कितना निकल गया हमारा, अंकों का योग बराबर 8 आ गया। तो ये इसकी दूसरी क्वालिटी है, और ये क्वालिटी मेरे ख्याल से फुलफिल करती है। अगर आप थोड़ा चेक करें, अगर अपना थोड़ा माइंड लगाएं अभी, तो क्या कोई आप और दूसरा ऐसा अंक सोच सकते हैं दो अंकों का जिनका योग 8 हो, यानी कि 8 हो? तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी अंक नहीं है दो अंकों की संख्याओं का। तीन अंकों में तो मिल जाएगा, तीन अंकों की संख्याओं में तो काफी अभी अंक ऐसे तीन जो नंबर की संख्याएं होती हैं, तीन डिजिट की जो संख्याएं होती हैं, उनमें काफी ऐसे अंक, काफी ऐसे नंबर्स हो जाते हैं जिनके डिजिट्स का जो सम होता है वो 8 हो जाता है। लेकिन अगर हम दो डिजिट के नंबर्स की बात करें जहां सिर्फ और सिर्फ दो अंक हो, तो वहां पर सिर्फ इतनी ही संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग कितना है, 8 है। तो हमें इसमें दो चीजें मिल गई। पहली चीज क्या मिल गई है कि प्रत्येक जो संख्या है वो दो अंक की है। दूसरा मिल गया है कि प्रत्येक संख्या जो है उसके अंकों का योग है, जो उनके अंकों का जो योग है वो कितना है, वो है आपका 8। तो अगर हम अब लिखें इसको तो हम इजीली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दो अंकों की संख्या है और उसका योग कितना है, उसका योग है 8। अगर हम ये मान लें, ये आपको कुछ दिन ही बताया हुआ था कि जब आप कोई समुच्चय लिखते हैं तो आप मान लेते हैं कि ये समुच्चय ये है। तो हमने मान लिया कि हम कोई समुच्चय लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं। तो ए बराबर, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए बराबर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। इसको आप देखिए ध्यान से, ये ठीक है, आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आ गया होगा। ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग कितना हो, इसके अंकों का योग 8 हो। तो ये इसका आंसर हो गया। तो जो रोस्टर मेथड था, जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उसमें जितनी भी संख्याएं थी, जितने भी नंबर्स थे, उनके अंदर सबसे पहले हमने क्वालिटी चेक करी। तो सबसे वो पहली जो हमें क्वालिटी मिली उसको फ्रंट से देखने पे वो ये मिली कि प्रत्येक नंबर दो डिजिट का है, यानी कि दो अंकों का है। फिर थोड़ा हमने और डेप्थ में देखा, दो अंकों से काम इसलिए नहीं चलता कि अगर हम केवल ये लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स, दो अंकों की प्राकृतिक संख्या, तो उसका तात्पर्य ये हो गया कि समुच्चय को दो अंकों के सभी संख्याओं को अपने अंदर इंक्लूड किए होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं था। तो फिर हमने इसकी और क्वालिटी चेक करी, तो अगली क्वालिटी हमें ये मिल गई है कि यहाँ जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं, इन सभी नंबर्स में जो दो डिजिट हैं, अगर हम इन दोनों डिजिट का सम करें, अगर हम इन दोनों डिजिट का सम करें, तो उसका जो सम आता है वो कितना आता है, उसका आंसर जो है वो 8 आ जाता है, आपका 8 आ जाता है आंसर। तो बस अब मुझे अपनी पूरी कॉमन क्वालिटीज मिल चुकी हैं, तो मैंने वही अपना लिख दिया हुआ है, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 हो, इसके अंकों का योग 8। तो मेरे ख्याल से सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य टॉपिक कवर करते हैं आज सेट के। अब अगले जो टॉपिक हमें आज कवर करने हैं, आप समुच्चय के प्रकार। क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें केवल समुच्चय हमें चार प्रकार ही पढ़ने हैं, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, सीमित समुच्चय और असीमित समुच्चय। ये चार प्रकार हमें दिए हैं, इनके अलावा प्रकार और भी होते हैं, और उन सभी के बारे में हम वो पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, जो हमें लग रहा है कि अब सिलेबस में आ सकता है। लेकिन पहले सिलेबस वाला जो सिलेबस में है, पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे। फिर अपने लास्ट जो हमारा सेशन होगा समुच्चय का, उसमें हम इसके आपके सिलेबस के अलावा जो अन्य इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनसे कभी ना कभी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम में, फिर हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जैसा कि परिभाषा लिखी हुई है, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को प्रतीक, ये दो प्रतीक लगे हुए हैं, इनसे प्रदर्शित करते हैं। तो कुल मिलाकर रिक्त समुच्चय अगर हम बात करें, तो रिक्त समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है। एक भी अवयव जहां नहीं होगा उसे हम लोग बोलेंगे रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को ही दूसरा नाम होता है शून्य समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय को हम, ये जो हमारा टिक लगा हुआ है, ये वाला जो हमारा टिक लगा है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फाई बोलते हैं। पाई, एक पाई और होता है, पाई इसको बोलने गलती मत करना, पाई एक अलग सिंबल होता है, उसकी अलग वैल्यू होती है। और जो ये होता है इसको हम
फाई बोलते हैं, फाई। तो जो आपका रिक्त समुच्चय होता है उसको इस फाई से, या फिर मझला कोष्ठक जो है उसको आप अंदर ब्लैंक छोड़ दो, अंदर कुछ भी ना लिखो, तो उसे भी हम लोग रिक्त समुच्चय ही समझते हैं। अगर कहीं किसी पेपर में हमको इन दोनों में से कोई भी टिक लगा हुआ मिल जाता है तो उसे हम लोग क्या समझेंगे, उसे हम समझेंगे कि ये एक रिक्त समुच्चय है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल पहला आपको दिया हुआ है 2 वर्ष तक जीवित रहने वाले मनुष्यों का समुच्चय। तो अगर 2 वर्ष तक जीवित रहने वाले मनुष्यों के समुच्चय की बात करें तो आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो 200 वर्ष तक जीवित रह चुका हो। तो जब इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं तो इस प्रकार समुच्चय कहलाएगा आपका फाई समुच्चय, यानी कि ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो अगर हम सिंपल शब्दों में बोलें, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। अपनी लैंग्वेज समझ लो, जब आपके सामने कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जो इस दुनिया में कहीं उपलब्ध है ही नहीं, जो इस दुनिया में कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो उसके समुच्चय को हम लोग हमेशा रिक्त समुच्चय ही बोलेंगे। अब अगर हमने बात करी 200 वर्ष तक जीवित रहने वाले मनुष्यों का समुच्चय, तो ऐसा कोई मनुष्य दुनिया में आज तक हुआ ही नहीं है जो 200 वर्ष तक जीवित रह लिया हो। तो इस प्रकार से जब ऐसा कोई मनुष्य एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस दुनिया में तो इनका हम समुच्चय नहीं बना सकते हैं। और जब हम इसका समुच्चय बना नहीं सकते हैं तो इस कंडीशन में हम इसको फाइव से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर हम केवल ऐसे करके कर देंगे, मझला कोष्ठक लगाएंगे, अंदर हमें कुछ भी नहीं लिखना है। तो जब हम ये वाला काम करेंगे तो इन दोनों कंडीशन में ही ये एक रिक्त समुच्चय दर्शाएगा। दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है वो है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो अगर हम 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय की बात करें, एक बात याद रखिएगा कि ये तो एग्जाम्पल सिर्फ आप खिलाने के लिए था, है ना। ऐसा एग्जाम्पल, ये बच्चों वाला एग्जाम्पल है। अगर आपसे एग्जाम पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है। क्यों? वो अलग बात है कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए ही पढ़ रहे हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन फिर भी आपका लेवल इतना डाउन नहीं है कि वो आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेगा कि 200 वर्ष तक जीवित रहने वाले व्यक्तियों के समुच्चय बताइए हमें। ऐसे क्वेश्चन शायद आपसे नहीं पूछेगा, वो आपको मैथ में ही गिराएगा, मैथ से ही पूछेगा आपको। तो इसलिए मैथ संबंधित एग्जाम्पल भी इंक्लूड करना जरूरी होता है। पेपर में इनके ही आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम बात करें, ये वाली मैथ्स की बात है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। विषम प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं, अर्थात 3 कह लें हम, 5 कह लें, 3 हो गया, 5 हो गया, इससे पहले 1 हो गया, फिर इसके बाद 7 यानी कि 7 हो गया, फिर इसके बाद 9 हो गया। तो इस कंडीशन में जो भी संख्याएं होती हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं विषम प्राकृतिक संख्याएं। और इनमें से ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती है, ऐसी कोई विषम संख्या नहीं होती है जो कि 2 से भाज्य हो। 2 से भाज्य हो, अगर हम इसको 2 से काटें तो ये संख्या पूरी पूरी कभी नहीं कटेगी। तो जब ऐसा कोई संख्या बनी ही नहीं है विषम संख्या जो कि 2 से पूरी वजह से कट जाए, तो ऐसी कोई संख्या जब एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो फिर इस प्रकार समुच्चय को हम बोल देंगे फाई समुच्चय बोल देंगे, या फिर हम इसको फाई से रिप्रेजेंट कर देंगे, या फिर हम इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि ये एक रिक्त समुच्चय होगा। इसी प्रकार से जो अगला एग्जाम्पल है वो है किन्हीं दो समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं का समुच्चय। तो अगर हम समांतर रेखाएं खींचें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक सेकंड रुकिए जरा। चलिए कोई नहीं। अब हमने बात करी है समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु का समुच्चय। दो समांतर रेखाओं की बात करी है। तो अगर हम समांतर रेखाएं खींचते हैं, जैसे कि आप ये समझ लो कि यहाँ पे आप ये दो रेखाएं दिख रही हैं। एक रेखा देखो ये वाली दिख रही है, ये जहाँ पे मैं टिक लगाया हुआ है, ये जो इसका बॉर्डर बना हुआ है पेज का। और एक रेखा देखो इसमें ये दिख रही है आपको। ये दो रेखाएं हो गई हैं, ठीक है। एक रेखा ये देखो इतनी बड़ी जा रही है, दूसरी इसके जस्ट नीचे ये रेखा जा रही है। तो ये जो रेखाएं हैं इन्हीं को हम बोलते हैं समांतर रेखाएं बोलते हैं। इनकी क्वालिटी क्या होती है कि समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो प्रारंभ से लेके अपने अंतिम बिंदु तक एक दूसरे से समान दूरी पर रहती हैं, यानी कि
जितनी दूरी इस जगह पे होगी इन रेखाओं के मध्य में, जितनी दूरी इस जगह पे होगी उतनी ही दूरी इस जगह पर होगी। उतनी दूरी कहाँ होगी? यहाँ भी होगी। और उतनी ही दूरी कहाँ पे होगी? जो इसका लास्ट पॉइंट है, जो इसका ये वाला बिंदु है, यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी? बराबर ही होगी। तो यही समांतर रेखाओं का गुण होता है। समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो प्रत्येक बिंदु पर परस्पर समान दूरी पर रहती हैं। अब जब प्रत्येक बिंदु पर इनकी दूरी ही समान है तो यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु होने की कोई कंडीशन ही उत्पन्न नहीं होती है। उभयनिष्ठ बिंदु वो बिंदु होता है, जैसे हमने देखो ये एक रेखा खींची और इसके जस्ट ऊपर हमने एक रेखा ये खींच दी, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां काटती हैं उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। यानी कि ये वाला बिंदु कैसा है? ये वाला बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु है। लेकिन उभयनिष्ठ बिंदु समांतर रेखाओं में कभी भी इसलिए बिलोंग नहीं करता है क्योंकि समांतर रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर समान दूरी पर रहती हैं, और जब उनके बीच की दूरी ही समान है तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज है ही नहीं कि वो दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेंगी। और जब एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो कभी भी उनके बीच में कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो ही नहीं सकता है। अगर हम इस रेखा को थोड़ा और आगे बढ़ा ले जाते सीधा, है ना, और इस रेखा को भी सीधा हम और थोड़ा पीछे बढ़ा ले जाते, तो कितना भी बढ़ा ले जाए हम इसको सीधा आगे या पीछे, लेकिन ये गारंटी है क्योंकि इनकी इनकी दूरी हमेशा समान है, इसलिए ये दोनों रेखाएं दूसरे कहीं भी नहीं काटेंगी। जब कहीं काटेंगी नहीं तो इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु भी पॉसिबल नहीं है। और जब उभयनिष्ठ बिंदु पॉसिबल है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस दुनिया में, तो इस प्रकार के समुच्चय को भी हम फाई या फिर रिक्त समुच्चय बोल देंगे। तो ये होता है आपका रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय वह समुच्चय है जहां पर हमें कोई ऐसा स्टेटमेंट दिख जाए जो कि इस दुनिया में कहीं अवेलेबल है ही नहीं, तो उसे हम लोग बोलेंगे रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय के लिए बेटर ये होगा कि आप लोग मैथ के जो कॉन्सेप्ट हैं उनसे क्लियर करें। आपसे क्वेश्चन मैथमेटिक्स से ही संबंधित आने वाला है। ये 200 वर्ष तक जीवित रहने वाले मनुष्यों को समुच्चय, 400 वर्ष तक जीवित रहने वाले मनुष्यों को समुच्चय, 30 फरवरी को जन्म लेने वाले व्यक्ति का समुच्चय, अगर ऐसा कुछ आने की संभावनाएं बहुत कम है। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल में अच्छे लगते हैं जो कि बच्चों को खिलाया जाता है इन एग्जाम्पल से। देखो 30 फरवरी को कोई व्यक्ति पैदा हो नहीं सकता क्योंकि कभी भी फरवरी 30 दिन की होती ही नहीं है, वो 29 दिन की होती है। तो ये केवल बताने वाली बातें हैं, लेकिन चूंकि आप लोग समझदार हो तो आप लोगों से मैथ के कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, इसलिए थोड़े मैथ के कॉन्सेप्ट में थोड़ा स्ट्रांग रखिएगा। बाकी अगर आपसे ये पूछ दे ऐसे प्रकार के, तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर आप बिना सोचे समझे अपना आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एकल समुच्चय की। अगर हम एकल समुच्चय की बात करें तो जैसे इसमें हमने एक लाइन लिखी हुई है, वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। तो केवल एक अवयव प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कोई समुच्चय ऐसा है जहां सिर्फ और सिर्फ एक अवयव है तो उसे हम बोलेंगे एकल समुच्चय। जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है भारत के प्रधानमंत्री का समुच्चय। तो भारत के प्रधानमंत्री यानी कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की हम बात यहाँ कर रहे हैं, सभी प्रधानमंत्री की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो जैसे कि आप जानते हो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, है ना। मोदी जी हैं, काफी बड़ा नाम है। उतना बड़ा नाम मेरे लिए लिखना अभी थोड़ा पॉसिबल हो नहीं पाएगा, तो हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं मोदी जी, ठीक है। तो जो मोदी जी हैं वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही हैं पूरे इंडिया में। अब जब वो पूरे इंडिया में सिंगल ही हैं तो सीधी सी बात है जो समुच्चय बनेगा इनको लेकर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक अवयव होगा और वो अवयव होगा मोदी जी का। तो जब इसके अंदर एक ही अवयव है तो हम इसे बोलेंगे एकल समुच्चय बोल देंगे। अगर हम ये कहें दो अंकों की सबसे छोटी संख्या का समुच्चय, तो आप लोग जानते होंगे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। 10 होती है, 10 से पहले तो एक अंक वाली चलती रहती हैं। तो चूंकि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या एक ही है केवल और केवल, इसके बाद जब आप ऊपर बढ़ोगे तो वो इससे बड़ी हो जाएगी। तो चूंकि पूरी यूनिवर्सल में सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है जो कि दो से दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो इसलिए जब हम इसका समुच्चय बनाएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक ही अवयव होगा। इसी वजह से हम इसको एकल समुच्चय बोल देते हैं। फिर अगर हम बात करें सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो देखो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं
जो सिर्फ और सिर्फ वन से और सेल्फ से, यानी जो संख्या लिखी है जो इन दोनों से कटती है, वन से और सेल्फ से जो संख्याएं कटती हैं उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और सम संख्याएं वो होती हैं जो दो से कटती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सम संख्याएं कहते हैं। तो अगर हम कोई भी ऐसी संख्या चूज करना चाहें जो अभाज्य भी हो और सम भी हो, तो ऐसी भी संख्या सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल में एक ही संख्या है, वो है दो। दो के बाद जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो उनकी क्वालिटी होती है, वो एक और खुद से कटनी कटती हैं, इसके बाद कम से कम दो से और कटती हैं। जितनी भी सम संख्याएं हैं दो से बड़ी, तो केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो केवल खुद से कटती है और एक से कटती है, यानी कि ये अभाज्य संख्याओं वाला गुण लिए हुए है। अभाज्य संख्याओं वाला गुण लिए हुए, तो ये एक संख्या हमें ऐसी मिल गई जो कि एक और खुद से कटती है, जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो इसलिए जो इसका समुच्चय होगा वो भी एकल समुच्चय ही होगा। अब यहाँ हम एक बात आपको रिमाइंड ये कराना चाह रहे हैं कि जैसे हमने पिछली अपनी स्लाइड में आपको ये बताया हुआ था, या एक बार आते हैं स्लाइड पर, कि जो आपका रिक्त समुच्चय होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, या फिर करली ब्रैकेट जो होता है इसको हम अंदर ब्लैंक छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, तो इसे भी हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में, कभी कभी क्या अधिकतम समय पर को होता क्या है आपके एग्जाम पेपर में, वो आपको घुमाने के लिए कुछ इस प्रकार से दे देता है। ये आपको वहां पे दे देगा एग्जाम, जो आप ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें दे देता है, इस प्रकार से दे देता है और बोलता है कि बताइए ये कैसा समुच्चय है। ये आपको सिंबल बना के दे देगा, पूछेगा बताइए ये कैसा समुच्चय है। ऑप्शन होंगे रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, सीमित समुच्चय या फिर असीमित समुच्चय। तो जब आप इसको देखेंगे तो इसमें तुरंत से आपको हमने ये पढ़ाया हुआ है कि ये टिक जहां मिले वहीं मार दो रिक्त समुच्चय, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रिक्त समुच्चय तब होता जब या तो केवल ये होता, अंदर ये खाली होता आपका मझला कोष्ठक, या फिर तो ये केवल फाई का चिन्ह होता। लेकिन जब इसके अंदर हमने फाई का चिन्ह रख दिया है यहाँ जो कि आप दिख रहा है, इसके अंदर अगर हम ये फाई का चिन्ह ले जाएंगे जो कि हम यहाँ ले गए हैं, तो इस कंडीशन में ये रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा, इस कंडीशन में ये कहलाएगा आपका एकल समुच्चय कहलाएगा। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव में ही आता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अगर आपको मझले कोष्ठक के अंदर रिक्त समुच्चय का जो फाई वाला सिंबल है अगर ये मिल जाता है, तो इसे हमेशा हम नाम एकल समुच्चय देंगे, कभी भी हम इसको रिक्त समुच्चय नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं सीमित समुच्चय की या परिमित समुच्चय की। तो सीमित समुच्चय क्या होता है? वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या परिमित हो यानी कि गिनने योग्य हो। ये आपकी सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है कि अगर आप कहीं कोई समुच्चय ऐसा मिल जाए कि उसके अंदर जो अवयव लिखे हैं उनको हम गिन लें, उसके अंदर कितने अवयव लिखे हैं, तो अगर हम उन अवयवों को गिन पा रहे हैं तो हम हमेशा उस समुच्चय को बोलेंगे सीमित समुच्चय। इसी का जो पॉपुलर नेम होता है वो होता है परिमित समुच्चय, है ना। ये सीमित समुच्चय बहुत कम जगह मिलता है पढ़ने के लिए, लेकिन आप सिलेबस में चूंकि ये लिखा हुआ है इसलिए हमने ये आप हेडिंग डाल दी है। लेकिन इसका जो पॉपुलर नेम है वो परिमित समुच्चय ही है, और इंग्लिश में हम लोग इसको फाइनाइट सेट बोलते हैं, है ना, फाइनाइट सेट। तो एक बार फिर से परिभाषा पढ़ लीजिए, वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या परिमित अर्थात गिनने योग्य हो उसे परिमित समुच्चय या सीमित समुच्चय कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। अगर हम वर्ष के महीनों का समुच्चय बनाएंगे तो आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे कि जब हम इन दोनों कोष्टक के बीच में महीने लिखेंगे, कितने महीने, तो कितने महीने आएंगे इसमें जब लिखेंगे तो 12 महीने काउंटिंग हो जाएगी। अब ये 12 नहीं लिखना है आपको, आप तो पूरा लिखोगे, जनवरी फरवरी मार्च पूरे लिखेंगे ना। हमारा कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर आप जितना भी लिखोगे उसे आप गिन लोगे, और जब गिनोगे तो उसकी गिनती कितनी है, उसकी गिनती आपकी 12 आ जाएगी। तो आपने चूंकि उसको गिन लिया है ना, इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे सीमित समुच्चय या परिमित समुच्चय बोलेंगे। अगला जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है 100 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय। इसका तात्पर्य क्या हुआ है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 2, और सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होती है आपकी 100 के अंदर हमको लेना है, क्योंकि 100 के अंदर ही तो हमको जाना है, 100 के बाहर हमें जाना ही नहीं है। तो 100 के अंदर 98 हो जाएगी।
100 से छोटी बोला ना, 100 से छोटी, यानी कि 2 से लेकर 98 98 तक जितनी भी सम संख्याएं आती हो, 4 6 8 10, ये सभी हमें इसके अंदर फिल करनी है। और जब हम ये सभी इसके अंदर फिल कर लेंगे तो हम लोग इसको भी इजीली गिन लेंगे कि इसके अंदर कितनी भी संख्याएं आ जाएंगी, है ना। 48 संख्याएं या 96 संख्याएं जो भी आए, पर 96 तो नहीं, 48 49 जितनी भी संख्याएं आ जाएं वो हम लोग आराम से गिन सकते हैं। और चूंकि हम उनको गिन सकते हैं इसलिए हम इसको बोल देंगे ये कैसा, ये एक आपका सीमित या परिमित समुच्चय है। इसी प्रकार से अगर अगला एग्जाम्पल हम आपसे ये बोलें कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय बताइए कैसा होता है, तो सभी लोग भली भांति जानते हैं कि इसके अंदर जितने भी हम अक्षर लिख देंगे, ए से लेकर जेड तक पहले हमें पूरा लिखना पड़ेगा। और ए से लेके जेड तक जब हम लोग लिख लेंगे तो उसके बाद जब उनको गिनेंगे तो उसमें कितने आ जाएंगे आपके लेटर्स, कितने लेटर्स आएंगे, तो सभी को पता है कि इसके अंदर 26 लेटर्स यानी कि 26 अक्षर आएंगे, सभी ये बात जानते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि इसके अंदर कितने अक्षर लिखते हैं, 26 लिखेंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक सीमित या परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि सीमित समुच्चय या परिमित समुच्चय क्या है, तो सीमित समुच्चय या परिमित समुच्चय वह समुच्चय है जिसके अंदर या जिसके अवयवों की संख्या को हम गिन लें, जिसके अवयवों की संख्या को हम गिन लें, उसे हम बोल देंगे सीमित या परिमित समुच्चय, हम उसको बोल देंगे। एक बात ये भी खास रूप से याद रखिए कि जो एकल समुच्चय होता है, अभी जो हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम पे जिस समुच्चय के बारे में, एकल समुच्चय के बारे में, तो इसके अंदर भी संख्या एक ही होती है, इसको भी आप गिन सकते हो, एकल समुच्चय। तो प्रत्येक परिमित समुच्चय जो होता है वो सॉरी प्रत्येक एकल समुच्चय होता है वो अपने आप परिमित भी होता है, क्योंकि एकल में भी आप संख्या गिन लेते हो, उसके अंदर केवल एक अवयव है। तो एकल समुच्चय भी एक तरीके से एक परिमित समुच्चय ही होता है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका अंतिम प्रकार में दिया हुआ है असीमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय, तो जस्ट उसका अपोजिट है। जैसे कि परिमित या सीमित में क्या था कि वह समुच्चय जिसमें उपस्थित हम अवयवों की संख्या गिन लेंगे उसे हम बोलते थे सीमित या परिमित समुच्चय। तो जस्ट उसका अपोजिट है कि जब समुच्चय इस प्रकार से हो कि उसके अंदर उपस्थित अवयवों को हम गिन ना सकें कि उसके अंदर कितने अवयव हैं, उसका जस्ट अपोजिट, उनकी संख्या कैसी हो, अपरिमित हो या अनंत हो। और जब अवयवों की संख्या अपरिमित या अनंत है तो फिर हम उन्हें गिन ही नहीं पाएंगे, गिनने योग्य ना हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे असीमित या अपरिमित समुच्चय। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल पहला है आपका पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो इनकी काउंटिंग आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप ये काउंटिंग कर लो कि संपूर्ण पृथ्वी पर उपस्थित जानवरों की संख्या कितनी है या कितने प्रकार के जानवर रहते हैं, इनमें भी रोज एक नई प्रजाति निकल आती है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है गिनना आपके लिए। तो जब आप इसको गिन नहीं सकते हो तो ये आपका एक अपरिमित समुच्चय या फिर एक असीमित समुच्चय या इंग्लिश में एक इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। इसी प्रकार से आसमान में तारों का समुच्चय, आसमान में जो तारे हैं वो भी आप नहीं गिन सकते हो, इसीलिए इनका समुच्चय भी एक अनंत समुच्चय या अपरिमित समुच्चय या असीमित समुच्चय, जो भी शब्द आपका आ जाए वो कहलाएगा। और फिर अगला सबसे बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, गलत लिख गया यहाँ पे, सबसे बड़े नहीं, ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गई है, सबसे बड़े की तो कोई परिभाषा ही नहीं होती है, 100 लिख लें अगर हम, 100 से बड़े, है ना, 100 लिख दिया हमने, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो ये भी अपने आप में कैसा हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि 100 से बड़े जो धन पूर्णांक हैं 101 से चालू करके, अब आप ये अंत कहाँ करोगे ये आप खुद में ही नहीं पता है। क्या आपको ये पता है कि गिनती खत्म कहाँ होती है, 1 करोड़ खत्म होती है कि 10 करोड़ खत्म होती है कि 1 अरब खत्म होती है कि 10 अरब, कहाँ गिनती खत्म होती है, नहीं पता है हमें। और जब हमें नहीं पता है तो फिर हम इन पूर्णांकों की भी काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, हमें तो जहां तक है सब लिखने हैं और हमें यही नहीं पता है कि हमें रुकना कहाँ है। हमें आज तक ये कभी सिखाया ही नहीं गया है कि 10 करोड़ के आगे गिनती नहीं होती है, 10 अरब के आगे गिनती नहीं होती है या 10 खरब के आगे गिनती नहीं होती है, ऐसा कोई नियम ही नहीं आज तक बना है। गिनती भी अपने आप में इनफाइनाइट है, तो इसके आगे जब आप लिखना चालू करोगे तो फिर आपको अंत नहीं मिलेगा, और जब अंत मिलेगा नहीं तो आप गिन ही नहीं पाएंगे इसमें आप कितनी संख्याएं लिखी हैं, इसलिए ये भी एक असीमित समुच्चय हो जाएगा। इसके अलावा असीमित समुच्चय ये तो हो गया तब जब आपसे इस प्रकार से स्टेटमेंट आ जाए। इसके अलावा
अगर आपको कहीं भी रोस्टर विधि में कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है, अगर आपको कहीं भी रोस्टर विधि में कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है कि ये देखिए आपको शो कर रहे हैं, ये नंबर 4 जो आया हुआ है, अगर आपको रोस्टर विधि में कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है कि बाद में डॉट 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 लगे हुए, बाद में डॉट डॉट लगे हुए हों, तो इस कंडीशन में भी इस समुच्चय को हम लोग अपरिमित समुच्चय ही कहते हैं। अगर किसी समुच्चय के लास्ट में हमें डॉट डॉट मिल जाते हैं, तो जब डॉट डॉट मिल जाते हैं तो उसे हम लोग अपरिमित समुच्चय ही कहते हैं। उसे बिना सुने, बिना कहे, बिना सोचे आप अपरिमित समुच्चय पर टिक लगा दो, हमेशा सही होगा। लेकिन डॉट डॉट के बाद ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ हमने इतना डॉट डॉट लिख दिया, डॉट डॉट फिर ओपनली होना चाहिए। वैसा यहाँ अगर हो गया कि डॉट डॉट लगा के अगर इन्होंने यहाँ लिख दिया 100, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि हमें 1 से लेकर 100 तक ही जाना है, इससे आगे हमें नहीं जाना है। तो फिर हम इसको अपरिमित समुच्चय कभी नहीं कह पाते। अपरिमित समुच्चय हम इसको तभी कह पाएंगे जब इसमें क्या रहा हो, जब इसमें डॉट फ्रीली लगा हुआ हो, डॉट के बाद कोई भी नंबर अगर नहीं लिखा है, तो आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे तुरंत टिक लगा दीजिए कि ये एक अपरिमित समुच्चय है, कि ये एक कैसा समुच्चय है, ये एक अपरिमित समुच्चय है। तो फिर आपका आंसर एकदम सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।